हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत आयोग की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा आयोग है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो इसके बारे में संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान है, इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है, इसकी संरचना, और साथ में हम यहाँ पर ये भी देख लेंगे मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग। तो दोनों आयोग हम यहाँ पर साथ में ही कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा आयोग ये नहीं है, तो ये यहाँ पर हम विशेष फैक्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास में आपको यहाँ पर देखना होगा कि स्पष्ट तौर पर ऐसा नहीं लिखा था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। तो अनुच्छेद 340 की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर लिखा था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। सिर्फ इतना सा यहाँ पर इस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया था। तो इसी के अनुरूप अब हमें यहाँ पर सिर्फ विशेष डेट याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो 29 जनवरी 1953 को दोस्तों क्या हुआ था, काका कालेकर की अध्यक्षता में एक काका कालेकर आयोग का गठन हुआ था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1955 में। ये 10 सदस्यीय आयोग था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अभी ये इसका जो इतिहास है वो हम देख रहे हैं, किस प्रकार से इस आयोग के गठन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी, कि ये आयोग को बनाना पड़ा, और फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे संवैधानिक दर्जा यहाँ पर देना पड़ा। अब दोस्तों इसमें सिफारिश की गई थी कि सामाजिक प्लस शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जाति की पहचान की जाए, और मतलब कि इसमें काका कालेकर आयोग में ऐसा कहा गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों की पहचान की जानी चाहिए। तो इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था उस टाइम की जो सरकार वहाँ पर रही थी। उसके बाद में यहाँ पर 20 सितंबर 1978 की बात करते हैं तो एक मंडल आयोग बना था, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1980 में दी थी। अब उसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल या फिर बिंदेश्वरी प्रसाद। ठीक है, इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उसमें क्या सिफारिश की गई थी, उसमें यह सिफारिश की गई थी कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को, यानी कि पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। तो 1990 की बात करते हैं तो 1990 में ये पीएम थे बीपी सिंह सरकार। तो बीपी सिंह सरकार ने इसे वैध माना था, यानी कि इसे सही माना था। तो इंदिरा साहनी का एक केस हुआ था, यानी कि इंदिरा साहनी ने इसके विरोध में याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा था कि आयोग के सुप्रीम कोर्ट ने क्या आयोग का यहाँ पर गठन का निर्देश दिया था उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ना स्वीकार किया गया था ना अस्वीकार किया गया था, तब से ही ये वाला जो है आरक्षण का मामला तब से ही ये अभी तक जारी है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो उस प्रकार से यहाँ पर, ताकि उनकी जनसंख्या का अंदाजा हो सके इस प्रकार से, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे। ठीक है, अब दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, देखिए इतनी सी छोटी सी इसकी कहानी है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो सबसे पहले तो इसका जो गठन है वो 14 अगस्त 1993 को, यानी 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, और ये सांविधिक निकाय के रूप में हुआ था, क्योंकि जब तक इसे संविधान में दर्जा नहीं मिला था। उसके बाद में इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य आज भी यही है, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार करना। तो ये इसका उद्देश्य था। उस टाइम के जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके, तो वो थे RN प्रसाद। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो दोस्तों ये 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत मिला था। अब ये 123 क्या है, ये दोस्तों ये है जैसे कि जो संसद है, संसद में बहुत सारे बिल आते रहते हैं। तो जो विधेयक है, तो ये विधेयक 123वां विधेयक था। तो उसमें से कोई बिल पास हो जाते हैं, कोई बिल पास नहीं हो पाते हैं। यानी कि अभी तक जो संसद में जो बिल पास हुए हैं तो उनकी संख्या अभी वर्तमान में 104 हो गई है। तो उन्हें ही हम 104 मतलब संवैधानिक संशोधन कहते हैं, यानी संविधान के संशोधन से संबंधित यदि जो बात करते हैं तो 104 अभी तक हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है तो उसमें क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये आप बताओगे। तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत, तो ये 123वां बिल था। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर भाग की बात करते हैं। तो ये कौन से भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है इसे, तो भाग 16 और अनुच्छेद 338B। ठीक है, अनुच्छेद 338B के तहत इसे शामिल किया गया है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और 338 में क्या है, 338 में क्या है, और 338A में क्या है, और 338B में क्या है। तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338B में
इसे शामिल किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय आयोग को 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है, किसी भी राज्य के आयोग को नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि राज्य के जो आयोग हैं वो अभी भी सांविधिक या वैधानिक आयोग ही हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। संरचना की बात करते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। अब यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का वर्णन इसमें नहीं है संविधान में, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल इनका सामान्यतः 3 वर्ष का माना जाता है, बाकी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है। यानी कि इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल और वेतन भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष ही होगा, ठीक है। यानी सामान्यतः यदि देखा जाए तो 3 वर्ष है। यदि ऑप्शन में अगर ऐसा दिया जाए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष टिक करना है। या फिर अगर ऑप्शन में दिया जाए, यानी ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया जाए कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो उसमें अगर दिया गया है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर राष्ट्रपति इच्छानुसार, तो आपको टिक करना होगा राष्ट्रपति इच्छानुसार, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखकर वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। त्यागपत्र किसे देंगे दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, किसी किसी आयोग में केंद्र सरकार को त्यागपत्र देते हैं, किसी किसी आयोग में राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। बस जो यहाँ जो उलझन वाली जो चीज़ें होती है दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद में हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं। उसके बाद में आधार तो आपको पता ही है, जो पिछले आयोग हम पढ़ते आए हैं, जैसे दिवालिया होना, असमर्थता होना, ठीक है, तो नैतिक असमर्थता होना, तो इस प्रकार के ही यहाँ पर इसके आधार है हटाने के। सेवा शर्तें और कार्यकाल या वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे। अब दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष अभी इसके कौन है? तो भगवान लाल साहनी। अब दोस्तों आपको 2 चीज़ें याद रखना है कि जब ये सबसे पहले जब ये आयोग बना था तो क्या कौन थे इसके? LN प्रसाद, ठीक है। तो RN प्रसाद, ठीक है, RN प्रसाद इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर अब आपको एक बात ये याद रखना है कि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष भी यही है, भगवान लाल साहनी। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वो भी भगवान लाल साहनी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों कार्य की बात करते हैं, तो कार्य भी इसके कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए सबसे पहला तो यह है कि सिविल न्यायालय के समान यहाँ पर शक्तियाँ प्राप्त है, यानी इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, आपराधिक न्यायालय की नहीं है। यानी कि ये सिर्फ उन जैसे कि चर्चा वगैरह कर सकते हैं, बाकी दंडित नहीं कर सकते हैं किसी को, है ना। दांडिक शक्तियाँ इन्हें प्राप्त नहीं है। उसके बाद में संवैधानिक तथा अन्य कानूनों के तहत पिछड़ा वर्ग को प्राप्त संरक्षण की जांच एवं निगरानी करना। उसके बाद में सेकंड कार्य है इनका पिछड़े वर्गों को प्राप्त अधिकारों के उल्लंघन की विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना। पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, ठीक है। तो ये इनके यहाँ पर इतने यहाँ पर कार्य हो गए हैं। अब दोस्तों प्रतिवेदन की बात करते हैं, तो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे। केंद्र से संबंधित, यदि केंद्र से संबंधित कोई मामला है तो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएंगे। और राज्य से संबंधित यदि कोई मामला है तो वो राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल कहाँ रखाएंगे? विधानमंडल के समक्ष। यहाँ आपको ध्यान रखना है विधानमंडल, ना कि विधान परिषद या फिर विधानसभा, ठीक है। विधानमंडल में दोनों चीज़ आ जाती है, विधानसभा भी आ जाती है और विधान परिषद भी आ जाती है। अब हमारे MP में विधान परिषद तो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही है विधानसभा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित यदि कोई भी नीति या नियम कोई भी बनाते हैं राज्य सरकार या फिर संघ या फिर केंद्र सरकार, तो उन्हें इस आयोग से सलाह लेनी पड़ेगी या फिर परामर्श करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सभी आयोग में है, यानी कि अगर हम अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर जाति आयोग भी देखें, तो अगर केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो उन्हें आयोग से सलाह लेनी ही पड़ेगी। महिला आयोग में भी ऐसा ही है कि महिलाओं से संबंधित यदि कोई से नीति, नियम या फिर योजना बनाई गई है तो उन्हें महिला आयोग से सलाह करनी पड़ती है। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका ये क्या है? ये है एक वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था मतलब कि इसे संसद के कानून द्वारा पारित करके बनाया गया है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। उसके बाद में स्थापना की बात करते हैं, तो स्थापना 13 मार्च 1995 को इसकी स्थापना हुई है। इसका अधिनियम कौन सा है? तो इसका अधिनियम है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 में ये
बना था। उसके बाद में इसके मुख्यालय की बात करते हैं, भोपाल में है। और संगठन, अब इसमें देखिए, इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं जो कि सभी अशासकीय सदस्य हैं। और इसमें एक कंडीशन है कि एक सदस्य ओबीसी से होना अनिवार्य है ना, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो जो बाकी के जो 2 सदस्य हैं उनमें से कोई एक हो। उसके बाद में नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी और आयोग के लिए एक सचिव और अधिकारी और कर्मचारी भी, यानी कि यदि आयोग को अगर कोई, जैसे सचिव की तो नियुक्ति करती है राज्य सरकार, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भी की भी यदि आवश्यकता पड़ती है, या फिर जैसे कि ये 3 जो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य कार्य नहीं संभाल पाते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कार्य नहीं संभाल पाते हैं, यदि उन्हें और अधिकारी या कर्मचारी की आवश्यकता होती है तो ये भी राज्य सरकार ही उनकी नियुक्ति करेगी। उसके बाद में त्यागपत्र भी राज्य सरकार को देंगे। कार्यकाल, अब देखिए इनका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर फिक्स है 3 वर्ष, ठीक है। अब आपको जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें निर्धारित नहीं है, तो आपको यहाँ पर अगर इसका प्रश्न आता है कि जो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो डायरेक्ट आपको लगाना है 3 वर्ष। वेतन भत्ते आदि तो ये यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। और अनुदानों की जांच कौन करेगा, महालेखाकार करेगा। देखिए यहाँ पर जो अनुदान दिए जाएंगे इस आयोग को, तो उसके जो जांच है वो कौन करेगा, महालेखाकार करेगा, ठीक है। तो ये राज्य से संबंधित होता है महालेखाकार, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, तो जब ये आयोग जब बना था तब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वसंत राव उइके। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये है राधेश्याम बघेल। उसके बाद में इसके कार्य की बात करते हैं तो राज्य की पिछड़े वर्ग की सूची में राज्य को जोड़ने तथा विलोपित करने की अनुशंसा करना, यानी कि राज्य की जो भी पिछड़ी वर्ग की जो अनुसूची है तो उसमें किसको जोड़ना है, किसको विलोपित करना है, तो इसका भी कार्य कौन करेगा, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़े वर्गों के लिए संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, ठीक है, यानी कि योजना बनाना और मॉनिटरिंग करना, यानी कि देख रेख करना कि किस प्रकार से योजना का संचालन हो रहा है कि नहीं, पिछड़े वर्गों तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार की उसे कहते हैं मॉनिटरिंग। क्रीमी लेयर, ये जिसकी आय 8 लाख से ऊपर होती है उसे बोलते हैं क्रीमी लेयर, और 8 लाख से जिसकी आय कम होती है तो उन्हें बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। देखिए जैसे कि ओबीसी में भी 2 कैटेगरी होती है, एक तो क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। यदि आपको जैसे कि यदि आरक्षण का लाभ लेना है या यदि किसी वैकेंसी में यदि आप फॉर्म डालते हो तो आपको अगर आपके 8 लाख से कम आय है तो आपको वहां पर नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करना होता है, और यदि आपके 8 लाख से ऊपर की यदि आय होती है तो आपको वहां पर क्रीमी लेयर सिलेक्ट करना होता है, तब आपको वहां पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि अगर आपके 8 लाख से कम है तो आपको हमेशा नॉन क्रीमी लेयर ही सिलेक्ट करना है। आप किसी भी वैकेंसी का कभी भी फॉर्म डालो तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जनरल में भी अभी 2 कैटेगरी हो गई है, एक तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गई और उसके बाद में एक ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में अभी 10% आरक्षण दिया गया है, तो अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो 10% आरक्षण दिया है तो उसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, यानी कौन से नंबर का है। तो जैसे ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, 102वां, 103वां या 104वां संविधान संशोधन, तो कौन सा संविधान संशोधन उसके लिए किया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में सलाह देना। और नेक्स्ट कार्य है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में भी कार्य करना और राज्यपाल को प्रतिवेदन देना। ये जो राज्य से संबंधित आयोग है वो किसे प्रतिवेदन देगा, राज्यपाल को देगा। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है और प्रतिवेदन किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इस आयोग के अधिकारी और कर्मचारी सभी लोक सेवक समझे जाएंगे, यानी लोक सेवक जो भी जैसे पीएससी से सिलेक्ट होकर जो जाते हैं जो लोक सेवक होते हैं तो वही ये भी समझे जाएंगे। और अन्य उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम कौन बनाएगी, तो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारा ये आयोग कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो 3 आयोग हमारे बचे हैं, क्योंकि खाद्य संरक्षण आयोग तो हमने पहले ही करा दिया था, तो अब जो बाकी के 3 आयोग बचे हैं तो उन्हें भी यहाँ पर जल्दी कराने का हम प्रयास करेंगे। और ये आपको सीरीज कैसी लग रही है आप बता सकते हो, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप तो अभी फुल हो गया है, वैसे उसमें अभी आप जुड़ सकते हो, और उसके बाद में आप फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। और दोस्तों इस आयोग के हमने, यानी ये जो भी आयोग है, तो कल आपको जो हमारे इसी चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी इंस्टा मोजो की लिंक देकर रखी है। वहाँ पर ये आयोग के हमने सारे ऑब्जेक्टिव तैयार करवाए हैं, यानी जितने भी हमारे 15 आयोग हैं तो सारे के आयोग के हमने
उनके ऑब्जेक्टिव तैयार करवाए हैं, उनके आंसर भी दिए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे पाए, बाकी उनका जितने भी है तो कम से कम आपके 1500 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये पूरे आयोग से संबंधित यानी सेपरेट पूरे आयोग से संबंधित यहाँ पर 1500 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आप इंस्टा मोजो पे जाकर हमारी मतलब कि आप चेक कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हम कल उस PDF को लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।